पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मंशूर में जो सबसे अहम नुकता है वो है एहतसाब के हवाले से, और एहतसाब के मुकदमे अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों पर अभी तक चल रहे हैं और कोई भी बड़ा ऐसा केस नहीं है जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा हो। हुकूमती ज़राए कहते हैं इस हवाले से और हुकूमती अरकान कहते हैं कि जनाब हमारी तरफ से तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का एक ब्यूरो है वो काम कर रहा है, बाकी अदालतों ने काम करना है। लेकिन जब आप इस सारे मामले को देखते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या हमारे पास एहतसाब की इतनी अदालतें हैं कि ये निज़ाम तेज़ चल सके। जो जुडिशल रिफॉर्म्स होनी थी वो जुडिशल रिफॉर्म्स क्या उसका साथ दे रही हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ साहिबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई। वहाँ उन्होंने चंद इंतहाई अहम बातें भी की। वो बातें क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से 3 अहम सवाल उन्होंने उठाए, उन सवालात के जवाबात क्या हैं, उनका उस हवाले से ही बात करेंगे। और एहतसाब के अमल पे अमूमी तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ साहिबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि वो एक नई दरख्वास्त दायर करना चाहती हैं और उस दरख्वास्त में ऐसे कुछ शवाहिद होंगे, ऐसे कुछ फैक्ट्स वो सामने लाना चाहती हैं जिसको सुने बगैर वो समझती हैं कि शायद ये केस उसमें इंसाफ ना हो। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। इन इश्यूज को एड्रेस किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ, और वो मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे न बढ़ सकता है, न बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। जी नाज़रीन, आपने सुना। अब इस सारी बात का मतलब क्या है, वो कौन से हक़ाइक़ हैं जो वो सामने लाना चाह रही हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपके इल्म में है कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कि वो सामने लाना चाह रही हूँ जिसके बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं हो सकता? जी, जो इनकी माजी की रवायात को देखते हुए मेरा ख्याल है कि दास्तान अमीर हमज़ा और अलफ लैलवी दास्तान तो ज़रूर हो सकती है। एक्चुअली इस वक्त डेस्परेशन में अपनी लॉजिक खो चुके हैं। यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं बार बार जज अरशद कह रहे हैं वो नई दरख्वास्त का जिक्र किया और साथ आपकी आवाज़ भी बैठ गई है। नहीं, दरख्वास्तें वो जितनी मर्जी दे दें। आप इनके कंडक्ट को देख लीजिए कि ये बात कर रहे हैं कि जी कोई जजेस की टेप थी, जो भी मामला था वो तो केस ही अलग है। जो मामला था अरशद मलिक साहब का, जो भी उसके ऊपर चीज़ें सामने लेके आए हैं, अरशद मलिक साहब ने इनको एक केस में बरी किया और एक केस में इनको सज़ा हुई। वो दोनों केसेस हिल मेटल, और दूसरा केस था वो जो हसन नवाज़ का केस था उनकी कंपनी से मुतल्लिक़। ये केस का फ़ैसला किया जज बशीर साहब ने। जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एक दूसरी कोर्ट थी, उसका इस पूरे किस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये एक पूरी सोची समझी साजिश है जो मैं समझता हूँ आज पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज मैं शाम को टीवी भी देख रहा था तो वो मुझे कुछ इनके मज़ीद आर्गूमेंट सुनने का मौका मिला। वो अता तारड़ साहब आज शायद काशिफ अब्बासी के शो में फरमा रहे थे कि जी बड़ी हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी और हमारे वकील को बोलने का मौका नहीं दिया गया, और उसकी बीमारी को भी कोर्ट ने आज उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया आपके 8 बजे के शो के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच के ऊपर, ऑनरेबल बेंच। अता तारड़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया, अता तारड़ ने एयरवाई के प्रोग्राम के ऊपर, मैं खुद देखा, लाइव देखा, उन्होंने ये प्रोग्राम लगाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कि उन्होंने हमारे वकील की बीमारी होगा, बयान दिया होगा उन्होंने। मैंने कहता हूँ हमला किया। आप अपनी तरफ से कहिए ना, मुझे तो अपना बयान तो करने दें। उन्होंने बाकायदा आज ये क्लैरिफिकेशन भी अपनी देता जाऊँ, अपनी आप समझ आ रही है कि आपका उन्होंने बाकायदा आज ये हमला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे वकील साहब को
जिन्होंने अपनी बीमारी का अदालत को बताया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बैठने की जगह भी दे देंगे और लेटने की भी, आप आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करें। तो इसलिए हमारे वकील साहब ये समझते हैं कि वो हमें बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ये जो चीज़ है, अब इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि अदील राजा साहब के पास शायद वो डॉक्यूमेंट हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे शेयर किया है। 1 सितंबर को लास्ट हियरिंग हुई थी, वो अगर वो दिखा सकें तो 1 सितंबर को लास्ट हियरिंग हुई इस केस के अंदर। तो इनके वकील के जूनियर पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए 2 वीक्स का, क्योंकि जो फाजिल वकील साहब हैं वो जनरल एडजर्नमेंट के ऊपर हैं। जनरल एडजर्नमेंट ये होती है कि जो भी वकील साहब हैं वो उन्होंने हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते की छुट्टी ली हुई है और उन्होंने तमाम अदालतों को इससे मुतला किया हुआ है कि जी मेरा कोई केस इन 2 हफ्तों के लिए ना लगाया जाए, जो कि एक रूटीन में होता है। आजकल हाई कोर्ट की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो ठीक है, कोर्ट ने कहा जी ठीक है, उन्होंने उनकी जनरल एडजर्नमेंट पेश कर दी। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो अदालत से छुपाई गई और अदालत के सामने नहीं रखी गई और मैं समझता हूँ मिसलीड करने के मुतरादिफ है, वो यही है कि यही वकील साहब इससे महज 1 रोज़ पहले लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में 31 अगस्त 2021 को 3.5 घंटे उन्होंने एक केस में बहस की। तो एक दिन पहले किया ना, हो सकता है शाम को। नहीं, जनरल एडजर्नमेंट तो उन्होंने 2 हफ्ते की ली हुई थी, लेकिन उस जनरल एडजर्नमेंट के दौरान उन्होंने केस प्लीड किया है। जी, जनरल एडजर्नमेंट के दौरान उन्होंने 3.5 घंटे केस प्लीड किया है और इन्हीं के इस वकील साहब का इस 1 सितंबर के पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अदालत को मिसलीड कर रहे हैं। मैं क्लाइंट पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं उस मुलजमा पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ जो ऑलरेडी जालसाजी और झूठ बोलने के इल्ज़ाम में सज़ा पा चुकी है। अब वो इल्ज़ाम नहीं रहा, प्रूवन फैक्ट बन चुका है। जालसाजी में कौन सी सज़ा हुई है? ट्रस्ट डीड बनाने के ऊपर। किधर है वो सज़ा? जो एवन फील्ड की सज़ा है में ये तो है ही नहीं। वो तो कैलिब्री फॉन्ट का अलग जालसाजी का केस तो आपने टेकअप ही नहीं किया अभी तक। वो केस टेकअप होना है जो जालसाजी से मुतल्लिका कैलिब्री फॉन्ट वाला। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है एडिंग एंड अबेटिंग, एक है जालसाजी। एडिंग एंड अबेटिंग में सज़ा हो चुकी है, जालसाजी का केस अदालत नहीं, अदालत के हुक्म, फाइल जब हुआ वो टाइम से लेट हुआ, हमारी हुकूमत आने के पहले था, नैब की तरफ से हुआ, इन्होंने अपील किया, हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब जब ये हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा तो उसके बाद आप जालसाजी का अलग से दफ़ा इसके अंदर शामिल करके वो अलग से केस फाइल कर सकते हैं। ये जालसाजी वही मशहूर ज़माना कैलिब्री फॉन्ट वाला, कैलिब्री फॉन्ट वाली जालसाजी। लेकिन मुझे अपना वो पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहले ये कहा कि वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, उनकी कोई सेहत ख़राब है, हो सकता हो। फिर आज उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर इनके दूसरे वकील साहब जो हैं अतादार साहब, उन्होंने ये फरमाया कि अदालत ने हमें हमारे वकील की सेहत का भी ख्याल नहीं रखा। अब ये वो वाला हिस्सा है जो डायरेक्ट अटैक है कि आपकी अगर उनके वकील साहब की सेहत का ख्याल नहीं रखा तो इस तारीख से 1 दिन पहले वो 3.5 घंटे की बहस करते हैं। रिकॉर्डेड है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का वो सामने था, आर्गूमेंट्स थे, उसके ऊपर आज फैसला भी आया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े पुराने अरशद साहब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्या हैं? अभी भी जो इस वक्त वो फरमा रही हैं कि मैं दरख्वास्त दूंगी और मैं नया वकील करना चाहती हूँ, ये तो इसमें डिलेइंग टैक्टिक क्या है? ये तो वकला की टैक्टिक नहीं होती कि आप गोल पोस्ट चेंज कर दे। ओजे सिम्पसन वर्सेस द पीपल बड़ी मशहूर एक सीरीज़ है, पूरा केस आपने देखा होगा। आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बैरिस्टर्स वकला वहाँ पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार इसमें तो हमारा क्लाइंट फंस रहा है, एक नया इशू क्रिएट करते हैं और वहाँ रेस का इशू क्रिएट करके वो पूरा पब्लिक ओपिनियन भी शेप करते हैं, सारा कुछ। ये तो वकला की स्ट्रेटजी नहीं होती, यही करने जा रही है ना ये स्ट्रेटजी है यहाँ ये नहीं, वकला की नहीं है। वकील तो आज था ही कोई नहीं, आज तो वकील तो कोई नहीं था, आज तो एक जालसाज खातून थी जो अदालत के सामने खड़ी हुई और उन्होंने वहाँ पे एक तकरीर फरमा दी और ये कह दिया जी कि मेरे पास कुछ हकाइक हैं जो मैं लाना चाहती हूँ और अभी मैं दरख्वास्त तैयार कर रही हूँ और अगर उनको हकाइक को सुने बगैर आपने ये फैसला किया तो इंसाफ का कत्ल होगा। तो ये वही वाला गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं फर्म बिलीवर हूँ अपने जुडिशल ड्यू प्रोसेस के अंदर। मैं नहीं समझता ये कोर्ट को इस तरह से किसी तरीके से भी मिसलीड कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, इंसाफ जो है उसकी रस्सी थोड़ी सी दराज तो हो जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको छूट मिल जाती है। एक्यूज़ को चूँकि, और ये तो कन्विक्टेड हैं, तो पूरी एक मौका तो मिलना होता है, वो मौका ज़रूर मिल रहा है।
लेकिन एंड ऑफ द डे जो इस चीज़ में केस में मैटर करेगी चीज़, वो तो वही है जो शवाहिद इसमें कलम बंद हुए हैं, जो शहादतें आ चुकी हैं, जो इसके रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उस रिकॉर्ड से बाहर जो भी आप बात करेंगे वो एक दीवाने की बढ़ तो हो सकती है, उसके अलावा लेकिन इंसाफ के हसूल के लिए अब मैं प्योरली एकेडमिक आर्गूमेंट आपसे समझने के लिए करना चाह रहा हूँ कि कोई नए हकायक हो सकते हैं, उनके पास इतने खौफनाक हकायक और न्यू फैक्ट्स हों कि वो सामने लाएं। हो सकता है कि अब उनको ओरिजिनल डीड्स मिल गई हो, वो इंट्रोड्यूस करना चाह रही हो, तो आप इसको अपोज करेगी जो नए प्रोसिक्यूटर? दो चीज़ें हैं। कोई भी ऐसे हकायक जो पहले पेश नहीं किए जा सकते थे और अब पेश किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल पेश तो हो सकते हैं विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिकॉज ये ट्रायल नहीं है, शहादत का स्टेज बंद हो चुका है। और इस केस में वो केस है जहाँ पे शहादत देने की मौका 2 दफ़ा मिला, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी दफ़ा ट्रायल कोर्ट में। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी रेलेवेंट कोई इनके पास एविडेंस है तो वो ला सकते हैं। बात यह है कि अगर उन्होंने 3-4 बड़े अहम सवालात उठाए, जो आपकी और अदील की कम्युनिकेशन चल रही थी, वो ख़त उन्होंने भेज दिया है, वो जो आपने मंगवाया था, इसी का जिक्र आप कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आप ये देखिए तो ये इनकी ये 31 तारीख की ये है, ये 31/8 की लगी हुई है। असद अली साहब हैं, जज हैं, उसके ऊपर इनके वकील साहब की ये बिल्कुल ये नाम लिखा हुआ है। और आर्गूमेंट्स ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265K हैव बीन हर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, लर्नर डिफेंस काउंसिल आल्सो एडवांसेस आर्गूमेंट एंड रिबटल। ये पूरे दिन की प्रोसीडिंग चली है वहाँ पे, और अगले दिन आके अदालत आलिया इस्लामाबाद को ये बता दिया गया है कि वो जनरल एडजर्नमेंट के ऊपर हैं। देखिए, मैं वकील के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ वकील पे बात, आपने वकील पे हमला कर दिया? नहीं, देखिए, वकील पे तो हम किसी तरीके से भी, हमारे अंदर जरूरत ही नहीं हमला करने की। मैं तो सिंपल से ये बात कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में एक पैटर्न है, झूठ बोलने का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न यहाँ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट होता है। वहाँ से, उससे पहले वो जो JIT बनी उसके सामने झूठ बोलने का, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं तो सना बुच्चा साहब आई के शो के अंदर झूठ बोलने का पैटर्न स्टार्ट होता है। पूरी कौम ने वो देखा हुआ है। तो ये एक पैटर्न के तहत बार बार कोई चीज़ गढ़ के, झूठ बोल के पेश कर दी जाती है अदालत के सामने या किसी फोरम के सामने। और जो आपने खुद कहा था कि चेंजिंग द गोल पोस्ट, ये बड़ा पुराना तरीका है कि नहीं, मेरी बात आप बात सुने, पहले आप उस चीज़ का फैसला करें, नहीं, पहले आप उस चीज़ का फैसला करें। भाई, ये बात नहीं हो रही। इस कौम को आपने 4 साल से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। 2017 से आप लोग स्टार्ट हुए हैं, आज 2021 आ चुका है, और अभी तक यू आर चेंजिंग द सबूत किस किस्म के हैं? देखिए, कोई भी किसी किस्म का सबूत हो, मैं ये कहता हूँ कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको तो फिर सुन लें, और फिर सवाल आपके हवाले से भी एक उठे कि हुकूमत के हवाले से 2019, आज से तकरीबन 2 साल पहले, जो आज मरीम नवाज साहिबा ने बात की है कि कौन सा ऐसा ग्रेनेड है, बम है उनके पास जो वो चलाने जा रही हैं, इसका इजहार अपने चचा हजूर के साथ बैठ के और दीगर नून लीग की क़यादत के साथ बैठ के उन्होंने एक इशारा दिया था। क्या कहा था, आइए देखते हैं। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं, और मुझे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। 2 दफ़ा उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और नाम भी हैं उनके पास, और सबूत वीडियोज़ में हैं। किस सूरत में? इस हवाले से पाकिस्तान के इंतहाई मोहतरम सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब ने एक सवाल उठाया था। क्या सवाल उठाया था, आइए देखते हैं। इस पे नोटिस होना चाहिए कि जी हमें वो आप सारी टेप्स और वो दें, बिकॉज दे आर एविडेंस ऑफ क्राइम। और FIA ने कोई नोटिस नहीं दिया, किसी इदारे ने कोई नोटिस नहीं दिया कि नैब ने कि नाब ये सबूत हमारे हवाले करें, हम देखें इसमें कौन कौन से नाम है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सा क्राइम कमिट हुआ? कहीं कोई और नोटिस भी नहीं हुआ? Otherwise it is being used for putting pressure on people unnecessarily. अब किसको पता है किस किस का नाम है, किस किस का नहीं है नाम, क्योंकि वो तो कह गई है कि जो भी है वो शरारत करने की कोशिश करेगा, वो मेरे पास उनका एविडेंस है। तो दैट मीन्स एविडेंस ऑफ क्रिमिनलिटी, किसी जुर्म को सरजद करते हुए
इनके पास शहादत और सबूत है, वो तो मांगना चाहिए FIA को। जी नाज़रीन, आपने सुना तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, क्या FIA ने यानी ये एविडेंस ऑफ क्रिमिनलिटी जिसको एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं वो हासिल कर लिया है या नैब ने हासिल कर लिया एविडेंस ऑफ क्रिमिनलिटी? इतला के लिए खबर दे दूं कि ये तो हमने इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने शरीक लोग थे वो और मरियम साहिबा से बारहा ये FIA ने, क्योंकि FIA के पास ये केस चल रहा है जिसमें जज अरशद मलिक वाला केस है, हमने इनसे ओरिजिनल मांगे उन वीडियोस के, उन ऑडियोज़ के जो उन्होंने जज अरशद मलिक की चलाई थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ताकि हम उसका फोरेंसिक करा सकें। इन्होंने हमें कभी वो प्रोवाइड नहीं किया। हमने इनके तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स लिए, तमाम लोगों ने बशमूल ये जो 7 साहब बैठे हुए थे उस पर मैं भी आता हूँ, इनका ये कहना था कि जी हमें कुछ पता नहीं है, सब कुछ मरियम को पता है, और मरियम साहिबा ने कोई भी चीज़ देने से इनकारी किया हुआ। तो हम तो इनसे बारहा मांग चुके हैं। बात ये है, मन गढ़ंत चीज़ है, इनके पास अगर कोई चीज़ है तो जो रेलेवेंट फोरम है वो तो मांग चुका है, लेकिन मैं आज भी इनको चैलेंज करता हूँ कि जो भी इनका सबूत है अदालत में ले आए, और अदालत में जो बंदा सबूत लाता है वो उसको अपने सबूत की 2 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, अथेंटिसिटी और एडमिसिबिलिटी, कि क्या वो चीज़ दाखिल की जा सकती है, और दूसरा क्या उसकी अथेंटिसिटी क्या है। अब खुद आप एक लम्हे के लिए भूल जाइए कि ये मरियम साहिबा हैं और वो जो भी जिस तरह से भी वो हैं, कोई भी एक मुलज़म है जिसको जालसाजी में सज़ा हुई है, वो रोज़ आपको एक नई चीज़ बना के पेश कर देता है, तो एज कॉमन सेंस लॉजिकली आप सबसे पहले तो उसकी अथेंटिसिटी देखेंगे। जालसाजी में सज़ा किधर है? नहीं, जालसाजी में तो सज़ा 2 चीज़ें हैं ना, ये आप टेक्निकल में जा रहे हैं। इनके ऊपर 2 इल्ज़ाम थे, एक था एडिंग एंड अबेटिंग का कि इन्होंने मावनत की, उसमें सजा हो गई, उसमें सजा हो गई। मावनत किस तरह से की? जालसाजी करके की। जालसाजी एक अलग से ऑफेंस है। पाकिस्तान ने तो कहा था इस पे अलग मुकदमा बनेगा। नहीं, वो मुकदमा नहीं बन सका आज तक। देखिए, सुन लेना अर्शद, 2 चीज़ें हैं, एक ये है कि जालसाजी की, और दूसरी ये चीज़ है कि वो जालसाजी भी एक ऑफेंस है। एक जालसाजी से मावनत करना ऑफेंस है, और एक जालसाजी करना ऑफेंस है जो कि PPC का ऑफेंस है, और नैब के अंदर भी ऑफेंस है। तो जिस वक्त प्रोसिक्यूशन ने इनको चार्ज किया था और कोर्ट ने चार्ज किया था, और उस वक्त कोर्ट के मुताबिक ही ये चार्ज उस वक्त सही तरह से फ्रेम नहीं हुआ, तो सिर्फ इनके ऊपर मावनत का चार्ज हुआ, और मावनत का चार्ज प्रूव हो गया। जालसाजी का चार्ज अभी जो था वो लेवी नहीं हो सका, और जब अकाउंटेबिलिटी ने करना चाहा तो उस वक्त ये लोगों ने चैलेंज किया, और कोर्ट ने कहा कि पहले इसकी अपील का फैसला होगा और फिर आप जालसाजी का जो अलग से एक दफ़ा है वो शामिल करके इनको चार्ज करेंगे। तो वो इशू नहीं है, लेकिन मेन इशू ये है कि एक शख्स जो जालसाजी के जुर्म में कैद काट रहा हो और उसकी अपील सुनी जाए, और उसके बनाए हुए सबूत को वो जब अदालत में लाएगा तो अदालत कम अज़ कम ये तो देखेगी कि ये जो सबूत लेके आ रही हैं क्या ये अथेंटिक है कि नहीं है। और अथेंटिक करने के लिए या वो कोई कमीशन बनाएंगे, या वो किसी इदारे को देंगे, या उसका कोई फोरेंसिक कराएंगे। तो एक तो चीज़ तो वो है। दूसरी ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, ये तो हम इनसे बारहा पूछ चुके हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से सबूत है। और एक मैं अगर आपके वो प्रोड्यूसर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट कर सकूं, जो आपने अभी वो क्लिप दिखाया था, अगर आप वो बैकग्राउंड में वो क्लिप दिखा सकें जहां में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रही थी, तो इनके साथ इनकी पार्टी के सदर और इनके सगे चचा बैठे हुए हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ही देख लें। बिकॉज मुझे जो समझ आती है, छोटी मोटी जो मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ, मुझे तो साफ नज़र आ रहा है उसके अंदर वो कह रहे हैं नॉट अगेंस्ट। मतलब ये एक नया, मतलब ये क्या कि मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, ये कौन सी बात है। तो बात ये है अर्शद कि आई थिंक वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ए कन्विक्टेड पर्सन। लेकिन वो कन्विक्टेड पर्सन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है एक सियासी जमात का, और जिस तरह 2019 में उन्होंने दावा किया, और तो वाकई अगर इसमें से कोई पटाखा निकल आया तो देखिए, पटाखा जितने मर्जी बजा लें, द वेरी सिंपल फैक्ट है कि आपको अपने केस की देखें। मैं ये समझता हूँ कि जो इनके वकील थे अमजद परवेज़ साहब, मुझे नहीं पता उन्होंने माजरत की है या इन्होंने माजरत कर ली है, लेकिन अगर उन्होंने माजरत की है तो एज अ लॉयर मैं ये समझता हूँ उन्होंने ठीक ही माजरत की होगी कि आप अपने केस को अपने मेरिट के ऊपर लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे अपने वकील को। आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले देखें जी कि कोर्ट में जो AC लगा है उसका टेम्परेचर ठीक है कि नहीं ठीक है, इसके ऊपर बात करें, लाइटिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, इसके ऊपर बात करें, जज साहब ने कपड़े ठीक पहने कि नहीं ठीक पहने, इस पर बात करें। मतलब वो तो केस नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल वकील इस केस को उस तरीके से तो डिफेंड नहीं कर सकता, बिकॉज उसको पता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी तरफ नहीं जा रही।
एंड ऑफ द डे आपको तो एड्रेस करना है कि ट्रायल के अंदर जो शवाहिद आए हैं उसके ऊपर जुर्म साबित होता है कि नहीं होता, और अदालत ने आपको दुरुस्त सज़ा दी या नहीं दी। इसके बाहर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो असल में इशू तो वही है। और मरियम साहिबा का ये बड़ा पुराना ट्रिक है कि जी आपने इस मुकदमे को चलने नहीं देना, चेंजिंग द गोल पोस्ट, और किसी तरीके से भी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाना है। ऑफ कोर्स अदालत के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दे हैव टू अपीयर वेरी जस्ट एंड फेयर, जिसकी वजह से इनको मैं समझता हूँ 3 महीने तो इस वक्त ये लोग टाइम ले चुके हैं। जो अभी आप इंट्रो में भी कह रहे थे कि किसी तरफ मंतकी अंजाम पे नहीं पहुँचे, मंतकी अंजाम पे ना पहुँचने की वजह ये है बिकॉज आपको टाइम देना पड़ता है। आपको यू हैव टू सीम कि आपको नज़र आना चाहिए कि आप अपना एक जस्ट और फेयर जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। और अदालत को भी मैं नहीं समझता क्या ये बातें जो हम कर रहे हैं कम अकल के लोग, ये अदालत में तो ज़्यादा अकल के लोग बैठे होते हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि ये कौन सी गिमिक्स खेली जा रही हैं। हाई कोर्ट का जज बनने से पहले 45 साल का जो शख्स होता है वो कम से कम 25 साल एक वकील रहा होता है, उसने ये तमाम चीज़ें देखी होती हैं। तो अदालत तो ऐसी नहीं है, ये हाई कोर्ट है। क्लाइंट हर तारीख में आके वकील फायर कर दे तो अदालत क्या कर सकती है? राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 में मौजूद है। देखिए बात ये होती है कि अदालत ने जब आप अपना डिफेंस नहीं करना चाहते, आप 2 दफ़ा कर लेंगे, 3 दफ़ा कर लेंगे, आखिर में अदालत ने आपका प्रोसिक्यूशन का केस सुनना है, आपको एक रीज़नेबल मौका देना है। उस रीज़नेबल मौके पे अगर आप नहीं पेश करते तो उनको फिर अपना फ़ैसला करना होगा। नाज़रीन, 3 अहम सवालात भी मरीम नवाज साहिबा ने, वो 3 अहम सवालात क्या हैं, उनके जवाबात क्या बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के पास मौजूद हैं। उन सवालात बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात हैं, उनके जवाबात भी यकीनन इंतहाई इंटरेस्टिंग होंगे। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मरीम नवाज साहिबा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक सवाल उठाया और वो सवाल इंतहाई अहम था कि ये केस कैसे बनाया गया। क्या सवाल उठाया उन्होंने, आइए देखते हैं। ये केस कैसे बनाया गया मुझ पर, ये केस कैसे बनाया गया? बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, ये केस कैसे बनाया गया? अर्शद साहब, आपने एक वो मंटो का अफसाना पढ़ा होगा टोबा टेक सिंह? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या है उसमें? मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़िए। वो बड़ा लंबा किस्सा है, लेकिन उसमें होता यही है कि एक पागल खाना होता है और उसकी वो तकसीम हो जाती है, और वो जो पागल खड़े होकर ना बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें करते हैं। तो उसका जो पूरा स्क्रिप्ट है उसके ऊपर वो ड्रामास भी बने हुए हैं, स्टेज पे भी प्ले हुआ है। तो वो जो दीवाने होते हैं वो बातें बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, लेकिन उसका जो मेन फैक्ट है कि वो होते तो दीवाने हैं ना। अब ये बात क्या ये होगा कि अब हर वो शख्स, मैंने बड़ा अर्सा जेलों पे भी काम किया है एज अ लॉयर। जब आप जाते हैं ना तो जिस बंदे को सज़ा हुई होती है वो कभी अपनी सज़ा के ऊपर बात नहीं करता, कभी उस केस के फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करता, कभी उसके अंदर शवाहिद की बात नहीं करता, वो आगे पीछे की बात करता है। मेरी मोहल्ले में फ़लाने बंदे से ज़रा लगती बकती थी, मेरा जो फ़लाना रिश्तेदार है ना उसकी फ़लाँ आदमी से फ़लाँ जगह पे ताल्लुक़ था तो उसने मेरे ख़िलाफ़ ये किया। डज़ दैट हैव एनीथिंग टू डू विद योर केस? आपका इस वक्त अदालत के सामने अपील चल रही है, उस अपील के अंदर जिस चीज़ के ऊपर बात होनी है वो शवाहिद हैं जो आपके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड हुए हैं। आपको पूरा मौका दिया गया अपने डिफेंस में कोई चीज़ प्रोड्यूस करने का, आपने नहीं किया। मौके तो काफ़ी सारे हुए, नेशनल असेंबली के फोरम मौजूद था, उसमें पहले सना बुच्चा से शुरू करें ना, सना बुच्चा के शो से शुरू करें, मौका पहला वो। मैं ख्याल आप अदील को डायरेक्ट ही दफा कह दें कि जनाब वो भी चला दें, उसके पास है, वहाँ से पहला मौका मिला इनको। अच्छा, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि अदील उमर चीमा साहब का भी जिक्र कर दें, उन्होंने चिट्ठी जो इनको लिखी थी, पहला मौका तो वो था। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर नेशनल असेंबली 7 सवालात, 70 सवालात, उसके बाद कौम से खिताब, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर JIT सुप्रीम कोर्ट में मौका मिला कि जवाबात दे दें, रसीदें ले आएँ। वहाँ पे कतरी ख़त आया, सारा कुछ, वो दादा अबू की एक वो खाते वाली कॉपी भी आई थी हैंड रिटन, आपको याद होगा। उसके बाद JIT में पूरा मौका दिया गया, पूरे ख़ानदान को मौका दिया गया कि जनाब रसीदें पेश कर दें, वो नहीं। फिर एहतसाब अदालत में आके पूरा मौका नहीं, उससे बीच में नैब का भी एक आ जाता है फोरम, पूरा प्रोसेस, नैब का पूरा प्रोसेस है, उसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बुलाया गया, वो एक फोरम मौजूद था, वो भी अवेल हुआ नहीं हुआ जैसे भी है। और उसके बाद फिर फाइनली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जहाँ से सज़ा मिली। तो ये केस बनाया कैसे गया, इस सारे में वो सवाल का जवाब डायरेक्टली तो नहीं आया। नाज़रीन, आपको हम बताते हैं कि इस बना कैसे था। और उस वक्त पूरी दुनिया में ये खबरें चली थी, सिर्फ ARY पे ये खबर नहीं चली थी, पूरी दुनिया में ये खबर चली थी जब पनामा पेपर्स सामने आए थे। ये वो वजह थी शायद
आपकी याददाश्त से आप बताएंगे ये केस कैसे बनाया गया। पूरी दुनिया में पनामा पेपर जब आए तो एक तहलका मच गया और उसके बाद बाकायदा तौर पे जवाबात मांगे गए, एक पूरा प्रोसेस इस हवाले से शुरू हुआ। एक और सवाल आज मरियम नवाज साहिबा ने किया कि इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, क्या सवाल किया उन्होंने, आइए देखते हैं। इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे? जी, इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे? बैरिस्टर साहब, आपके इल्म में है कि इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे? देखिए, इसके पीछे तो मुहर्रिकात तो बड़े सिंपल से थे, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जिसके बारे में, जिसकी फैमिली के बारे में कोई, चलें ये लोकल चीज़ तो मानते नहीं है ना, इनको सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड पसंद है, तो एक इंटरनेशनल ब्रांड के सहाफ़ियों की एक तंजीम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिनमें इनके कथे चट्टे थे। उसके ऊपर सवालात उठे और इन्होंने उन सवालात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान की एक अपोजिशन पार्टी ने इनसे वो सवालात किए, पार्लिमान में भी किए, जिसका कोई जवाब नहीं आया। वो अपना मुद्दा लेके कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने वही सवाल इनसे किए, इसका कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट ने इनकी शफ़ी के लिए कमीशन बना दिया, कोई जवाब नहीं आया। कमीशन के बाद कोर्ट ने वो मामला ट्रायल के लिए भेज दिया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, कोई जवाब नहीं आया। तो ये ऐसे मुहर्रिकात हैं और बड़ी करप्शन के बड़े मुल्ज़िमान, ये क्या इसमें आपको इसका जवाब मिलता है मरियम नवाज साहिबा के सवाल का? आइए देखते हैं। बड़ी करप्शन के बड़े मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में आ गए। शरीफ खानदान के खिलाफ एवन की रेफरेंस पर फैसला सुना दिया गया। नवाज शरीफ को 10 साल कैद, 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की कुर्की का हुक्म। मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल कैद की सजा सुना दी गई। नवाज शरीफ की मजमूई सजा 11 साल कैद, मरियम नवाज 8 साल और कैप्टन सफ्तर की 2 साल कैद है। ये सवाल का जवाब है कि एहतसाब अदालत की जो सज़ा सुनाई गई, जो सब जगह रिपोर्ट हुई, एक फोरम एक और मौजूद था, यही वो मुहर्रिकात थे? देखिए, मुहर्रिकात तो यही थे कि केस कैसे बनाया गया, मुहर्रिकात क्या थे। मुहर्रिकात तो ये थे, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसे और मुहर्रिकात थे, तो वो मुहर्रिकात को साबित करने का एक मौका और एक स्टेज होती है, वो है ट्रायल का टाइम। जब प्रोसिक्यूशन का केस क्लोज़ होता है तो उसके बाद डिफेंस में सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट के बाद अगर उसने कोई अपने हक में गवाह पेश करने हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये मरियम साहिबा कहती हैं या नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि उनके ख़िलाफ़ ये केस गलत बने हैं और उसके ऊपर उनकी जो भी थ्योरी थी, जो भी चीज़ थी, वहाँ पे डिफेंस के अंदर आप एक विटनेस प्रोड्यूस करें, 100 करें, 1000 करें, आपको अदालत नहीं रोक सकती। और अगर रोकते की तो आप उसको अपील में जाकर खारिज करवा लेंगे। तो आपके पास पूरा मौका था, आपने क्या प्रोड्यूस किया? नन, कोई नहीं, आपके पास कोई था ही नहीं। तो आप आज किस बात पे कह रहे हैं कि हम कोई सबूत लाना चाहते हैं? और मेरा आज भी खत दिया तो था, आप मान ही नहीं गया वो अदालतों में। वो कतरी खत ही तो ये मरियम बीबी के गले में पड़ गया। इनकी चलाकियां तो इनको ले डूबी, वरना तो मुकदमा तो नवाज शरीफ के ऊपर था, हसन हुसैन के ऊपर था। ये तो खुद कहते हैं आप बैल मुझे मार, इन्होंने जाके अपनी तरफ से समझा कि जिस तरह से मैंने तालीम हासिल की है, पाकिस्तान के बाकी लोगों ने भी ऐसी तालीम हासिल की है, और एक ऐसा ख़त बना के अदालत के सामने रख के अपने गले पे फंदा डलवा दिया। मुझे तो यहाँ तक पता है कि इनके वकीलों ने भी मना किया था कि बीबी ये काम मत करें। मतलब उन लोगों की 40-40 साल की प्रैक्टिस थी कि आप कोई चीज़ ऐसी अदालत में पेश नहीं करते। फिर तो आपके ये भी इल्म में होगा कि लाहौर के एक वकील के दफ्तर में ये ख़त तैयार हुआ था। देखें, मुझे तो लगता है ये ग्वालमंडी भी लाहौर में बड़ी बड़ी जगह है, ये किसी एक ख़ास जगह में तैयार हुआ है, क्योंकि इतनी बोंडी जो ये फोर्जरी है मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। फिर ये ख़त तैयार हो के लाहौर से एक जहाज़ में, स्पेशल जहाज़ में कतर गया था, ये भी आपके इल्म में है? ये तो आप ज़्यादा बाखबर सहाफ़ी हैं, मैं तो एक आम सा वकील हूँ। चलें, एक और सवाल मरियम नवाज साहिबा ने किया, कौन था इस पीछे और क्या करना चाहता था? आइए सवाल देखते हैं। कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था? जी, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था? बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जिस मशहूर ज़माना इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे सना बुच्चा साहिबा के साथ, वो क्या था? आइए देखते हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
और नाज़रीन, ये वो क्लिप था जो उस दौर में बार बार चला, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स होती रहीं, पूछा जाता रहा, फिर यहाँ पे आके कबूल कर लिया कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं, और एक पूरी ट्रेल निकल आई कि जनाब पाकिस्तान में भी जायदादें हैं, बरतानिया में भी, और उसके अलावा दीगर ममालिक में भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरा ये केस चला। मैं सिर्फ एक चीज़ में ऐड कर दूं, पाकिस्तान में ना सिर्फ जायदादें मरियम साहिबा के नाम हैं बल्कि वो सैकड़ों कनाल अराजी लाहौर के नवाब में, रायविंड में मरियम बीबी के नाम थी जब ये झूठ बोल रही थी इस शो के ऊपर, जो कि हिल मेटल से आए हुए, उनको बुलाया और उन्होंने नैब को बट्टे मारे उनके वर्कर ने, उसके बाद नैब की जरूरत नहीं हुई। बिल्कुल नैब को उसको बुलाना चाहिए, लेकिन ये वो अच्छा खरीदी किन पैसों से? हिल मेटल की मनी लॉन्ड्रिंग वाले पैसों से, जो हिल मेटल में प्रूव हो चुका है। जो न्यूयॉर्क गए सऊदी अरब से, जी अलराजी हबीब बैंक से फिर होते हुए पाकिस्तान आए और हबीब बैंक को $25 मिलियन जुर्माना भी हुआ। जी ये वही पैसे, और उस रिपोर्ट में था पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। और नाज़रीन, जब ये तमाम मौके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 आर्गूमेंट्स हुए, वॉल्यूम्स अपॉन वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश हुए, वकला के बहुत अच्छे अच्छे आर्गूमेंट्स भी थे। और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा वो निकला जो साबिर शाकिर ने एक तारीखी बी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से दिया था। आइए देखते हैं। नई डेवलपमेंट नवाज शरीफ मरियम नवाज नाअहल करार दे दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। पनामा का बड़ा तारीखी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है और ये फैसला मुतफ़िका तौर पर 5 रुकनी बेंच ने दिया है। जस्टिस एजाज अफजल ने फैसला पढ़कर सुनाया। जी नाज़रीन, आपने देखा जितनी अच्छी तरह साबिर शाकिर ने ये वाली खबर ब्रेक की है, अभी तक कोई खबर पाकिस्तान में इस तरह से ब्रेक नहीं हुई, इतने जज्बे के साथ से ब्रेक नहीं हुई। लेकिन इसका मुझे अभी मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो क्लिप इनका मशहूर हुआ एक्चुअली और बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, वो था टाइटैनिक म्यूज़िक के साथ। जवाब आया? कोई जवाब नहीं। देखें, आज तक कोई जवाब नहीं। कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था, ये वो जवाब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। नहीं, कौन था इसके पीछे? मैं ये समझता हूँ ये खुद थे इसके पीछे, इस पूरे चीज़ के पीछे। आप देखिए कि आपके अंदर गुरूर इतना ज़्यादा है कि आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, वाई डिड यू हैव टू लाई फ्रॉम डे वन? हुसैन नवाज का, हसन नवाज के इंटरव्यूज़, मरियम के इंटरव्यूज़, उनके पास सारे सबूत थे, माने नहीं गए। शायद वो कौन से सबूत दिन वो आपको दिखाते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो आज मरियम नवाज साहिबा ने 3 सवालात उठाए, ये सवालात इनसे काफ़ी अरसे से पूछे जा रहे हैं और हर दफ़ा ये दावा किया जाता था कि सबूत मौजूद हैं। आइए देखें। हर चीज़ का जो ना सबूत मेरे पास है, तो आप जो है ना अपना मुझ तक ही रहने दें। अगर लेट्स से कि जो है ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ पूछेगा तो मैं वहाँ पे दूंगा। इंतजार में है कि कोई ऐसा फोरम जल्द से जल्द बने और ताकि हम अपने जो मामलात हैं वहाँ रख सकें कौम के आगे। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जी नाज़रीन, ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट ख़रीदे गए और अदालती फ़ोरम, द हाईएस्ट अदालती फ़ोरम, वहाँ से लेके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तक कोई भी सबूत इसमें साबित नहीं हो सका। हुसैन नवाज साहब ने इस हवाले से क्या दावा किया था, आइए देखते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज़ नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये वो इकरार था जो पहली दफ़ा फिर सामने आया और खादिम ने कहा कि जी अब्बा हुजूर नहीं, ये तो मैं ओन करता हूँ। और यहाँ से ये सारा मसला जो है इन्होंने ख़ुद बताया कि हम ही इसके पीछे हैं, हमारे ये फ्लैट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खादिम इसको ओन करता है, मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर हैं और ऑफशोर कंपनीज़ हैं। तो ख़ुद ही ये इसके पीछे थे। अब कौन इसके पीछे, किसको ढूंढ रहे हैं? पता नहीं इसके पीछे किसको ढूंढ रहे हैं, जबकि इन्होंने तो बड़ा
वाज़े तौर पे खादिम ने अपना नाम खुद, इसको जो आप इकरार कह रहे हैं ये तो कन्फेशन, मतलब स्ट्रेट कन्फेशन दिया, और कन्फेशन ये दिया कि ये मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ और उस बेनिफिशियल ओनर को जो ट्रस्ट है वो मरियम का है, और वो जो जिस चीज़ के ऊपर ये बेस करके बात कर रहे थे वो चीज़ भी एक तो आफ्टर थाट साबित हुई और जालसाजी साबित हुई। क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल है कौम को ये भी याद कराना ज़रूरी है कि इनके जो फ्लैट्स थे वो 2004 तक उनकी जो मलकियत थी वो समझें कि जिसके हाथ में कागज़ था उसकी मलकियत थी। 2004 तक तो ये कागज़ की बेस के ऊपर वो जो सर्टिफिकेट होता था उसके ऊपर ये चलते थे। 2004 के बाद जब उस पर रजिस्टर करवाना पड़ा BVI में, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो स्ट्रिक्ट रजीम साबित हुई, तो वहाँ पे ये फ़्लैट जो चले गए मरियम साहिबा के नाम पे। अब चूँकि मरियम के नाम पे फ़्लैट्स थे तो उस चीज़ को उन्होंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया था, तो इसके लिए एक वो चीज़ घड़ी गई जिसको वो ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के केस में मरियम साहिबा आज पकड़ी गई हैं। तो ये तो महरक़ात तो ये हैं, ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव में हैं। देखिए हमने या हमारा कभी भी केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नहीं था कि ये मरियम है, नवाज़ है या हुसैन है। हमारा तो ये था कि ये देखिए ये तो पूरी कौम जानती है कि 90 की दहाई से ये 4 फ्लैट्स लंदन के इस फैमिली के हैं, और इस फैमिली के डिक्लेयर्ड एसेट्स के मुताबिक आप पूरी फैमिली ले लें, तो उसमें हसन भी हो, हुसैन भी हो, नवाज शरीफ भी हो, इनके वालिद मियाँ शरीफ, शहबाज शरीफ सारे शामिल कर लें, इनके एसेट्स इतने नहीं हैं कि लंदन के 4 फ्लाइटों में से एक फ़्लैट भी ख़रीद सकते। ये टोटल केस था। ये तो आज खुद जाके इन्होंने अदालत में एक जाली ट्रस्ट डीड डाल दी और कह दिया कि जी ये एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और खादिम के हैं और सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ ये भूल गए कि 9A5 जो है उसके अंदर खादिम को ये भी तो साबित करना था सोर्स, आपका सोर्स क्या था, तो सोर्स तो आज तक साबित नहीं कर सके, और उसमें जो चीज़ साबित करने को चले थे वो अपने गले का फंदा बन गई क्योंकि वो फौजरी साबित हो गई। अब आप अरशद उस चीज़ को जस्ट गो बैक एंड देखें, किसी ने सोचा था कि कभी आप सोच सकते हैं कि फ़र्स्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान जिनके मतलब पे रोल पे दुनिया के बेहतरीन वकील एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो एक कागज़ बना के ले आएंगे और उस कागज़ के अंदर फ़ॉन्ट वो डाल देंगे जो उस डेट में वो ईजाद ही नहीं हुआ था। इसको कहते हैं कुछ खुदा का भी निज़ाम होता है। बिल्कुल। और नाज़रीन, आज एक और इंतहाई अहम सवाल हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुस्तकबिल के हवाले से, और वो शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, और क्या मरियम नवाज़ साहिबा उसको एक्सेप्ट करेंगी। क्या सवाल था और क्या जवाब, आइए देखते हैं। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म होंगे या तो नाम चेंज भी हो सकता है। देखिए आपको इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियाँ साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। कितनी फराग दिली से उन्होंने एक्सेप्ट किया या कंडीशनल एक्सेप्ट किया है शहबाज शरीफ? और एक हाइपोथेटिकल सवाल था जो कि बनता नहीं था, या शायद बनता भी हो, क्योंकि जो TT वाले केसेस है वो तो अभी तक कहीं पहुँचे नहीं है मंतकी अंजाम तक। देखिए वो तो ये तो इनकी एक ख़ानदानी जो है वो रस्साकशी का एक वो मंजर ही पेश हुआ है कि उन्होंने ये साथ एक चीज़ भी लगा दी है कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, और मियाँ साहब अगर फ़ैसला करेंगे तो वो कैंडिडेट होंगे और हम उनके पीछे फ़ैसला करेंगे। तो बेसिकली ये तो सियासत में सब जानते हैं कि मरियम इज़ बेटिंग ऑन नवाज शरीफ, कि मरियम की तो टोटल बेट ये है कि नवाज शरीफ साहब मुझे कैंडिडेट बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि पिछले 30 साल 40 साल भाई की जो खिदमत की है उसके ऊपर मुझे कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बार बार अपने भाई फवाद चौधरी याद आते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सुबह रोज़ उठ के आजकल नून लीग में टॉस होता है कि आज सदर कौन होगा और आज पार्टी की क़यादत कौन करेगी, तो वो तो इनका पॉलिटिकली इनकी ये से देखें डिसअरे है, पॉलिटिकली डिसअरे ये है। हम तो अक्सर गिला करते हैं हमें अपोजिशन भी कोई अच्छी तगड़ी नहीं मिली कि ये पॉलिटिकल डिसअरे में है, और लीगल केसेस के अंदर इनके डिसअरे की पोजीशन ये है कि आज तक जब भी इन्होंने अपनी ज़िम्मे चीज़ ली और ख़ुद से कुछ करने की कोशिश की तो वो जो कतरी ख़त और जो फेक ट्रस्ट डीड है उसकी सूरत में वो चीज़ें सामने आई। शहबाज शरीफ साहब के जो TT केस है उसमें डायरेक्टर FIA को समन कर लिया अदालत ने, और क्या ये ऑब्जर्वेशन भी आई हैं कि शायद FIA सीरियस नहीं है? नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये बड़ा अच्छा हो गया आपने मुझसे सवाल कर लिया, ये वजाहत बड़ी ज़रूरी है।
जो FIA का केस है वो शहबाज का TT केस नहीं है, उसका TT से कोई ताल्लुक नहीं है। TT वाला जो केस है वो नैब का केस है, वो शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के पर्सनल असासों के ऊपर इलीगल इनरिचमेंट कहते हैं या जिसको एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स कहते हैं, वो केस है। सो TT हैज़ नथिंग टू डू विद FIA's केस। FIA का केस है कि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की, यानी कि हमज़ा, सुलेमान वगैरह की और शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जिसमें कुछ अरसा रहे, उस कंपनी के अंदर, उन फैक्ट्रीज़ के अंदर उनके मुलाजमों के नाम पे जाली अकाउंट्स थे, उनके मुलाजमों के नाम पे जाली कंपनीज थी जिनके अंदर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उसमें TT नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है, लेयरिंग हुई है, वो केस FIA का केस है। और उसमें शहबाज शरीफ साहब इसलिए मुल्ज़म हैं कि जो लोग उसमें गवाह के तौर पे आए हैं और जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एसोसिएट करती हैं शहबाज शरीफ साहब को एज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, बिकॉज इनके अपने लोगों ने आके बयान दिया है और चेक्स दिए हैं कि हमने ये पैसे पार्टी फंड में दिए थे, लेकिन वो पैसे जाके जमा कहाँ होते हैं चेक की सूरत में। डायरेक्टर FIA को क्यों बुलाया गया है? डायरेक्टर FIA को इसलिए बुलाया गया, देखिए केस है क्या, इस वक्त ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसका चलान दाखिल नहीं किया गया। FIA का अदालत के साथ तब काम शुरू होता है जब चलान दाखिल कर दिया जाता है। एक तरफ एज़ यूजुअल डिलेइंग टैक्टिक्स है और ये फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये बेल है, ये इनकी बेल की प्रोसीडिंग्स हैं जो इन्होंने बेल के लिए फ़ाइल की हुई है, तो ये FIA का केस नहीं चल रहा है। अब होता क्या है कि चूँकि आप मुल्ज़म हैं, बेल आपने लेनी है, FIA का तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर जाके पेश होता है और वो बताता है कि जी ये केस है। तो जज साहब ने उनसे बुला के पूछा है कि इस केस की क्या स्टेटस है, वो आकर हमें बताएं। और ख़ुद चूँकि ये बाहर निकल के पूरा एक जलसा करते हैं और एक तकरीर करते हैं, तो वो एक वर्जन दे के चले जाते हैं। आप डेलिब्रेटली, आपको लगता है कि ये केस डिले हो रहा है FIA की तरफ से, और जज साहब की ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं इस हवाले से कि 2-4 महीने में आपसे इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हो रही है? दो चीज़ें हैं 2-4 महीनों में इन्वेस्टिगेशंस वाइट कॉलर क्राइम की फ़ाइनल नहीं होती हैं, लेकिन जज साहब इस वक्त बेल सुन रहे हैं, उनके सामने केस फाइल नहीं हुआ है, 173 की रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है। और तीसरी बात ये होती है कि अदालत के अंदर जो बात की जाती है वो अगर जज किसी से कोई सवाल कर रहा है तो इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन द केस। उसने इन्वेस्टिगेटर से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के साथ पहुंची है, हमें आके इन्फॉर्म करें। इन्वेस्टिगेटर ने उनको इन्फॉर्म किया है कि इस केस को और बाकी केसेस को लेके एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है जिसकी सरबराही डायरेक्टर FIA कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप उनको अगले पेशी पे बुला लीजिए, क्योंकि एक इनकी हुई है प्री अरेस्ट बेल और दूसरा मामला है केस को फाइल करने का। केस तो अभी तक अदालत में फ़ाइल नहीं हुआ है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जो इनकी हद तक की बात है वो बेल की बात है कि इनको प्री अरेस्ट बेल। अगले 2 सालों में उम्मीद है आपको ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। उसकी वजह यह है कि देखिए अभी जो तातल आया शहबाज शरीफ साहब के केसेस का, वो 2 वजूहत से आया और बड़ी टेक्निकल वजूहत थी। एक, लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालतें खाली करवा ली जो कि उनके प्रेमिसेस में बनी हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था कि एहतसाब अदालतें और बाकी स्पेशल कोर्ट्स जो हैं ये फेडरल कोर्ट्स हैं, इसलिए हम उनको हाउस नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए। एक उन कोर्ट्स का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुंतकली का सिलसिला था, उसके लिए वफाकी जो वजारत कानून है उसने अलग से एक बिल्डिंग का अरेंज करके उसमें नई कोर्ट रूम्स बना के वो तकरीबन तकमील हो चुका है, वो था। दूसरा ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने ही विदाउट टर्म एक्सपायर हुए 4 जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंटेबिलिटी, तो जजेस ही नहीं रहे, तो वो तातुल आ गया। अब वो इशू भी रिजॉल्व हो चुका है, नए जजेस भी 3 दिन पहले अपॉइंट हो चुके हैं, कोर्ट्स भी बन चुकी हैं, दोबारा से ट्रायल। बड़े लोगों के केसेस में ऐसे टेक्निकल मसाइल काफ़ी आ जाते हैं, वैसे तारीखी तौर पे हो सकता है इसमें ना हो। जहांगीर तरीन साहब के केस का क्या हुआ? जहांगीर तरीन साहब का केस और शहबाज शरीफ साहब का केस बिल्कुल यकसां है, एक साथ चल रहा है। दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन जारी है, दोनों का चलान भी जल्द दाखिल करा दिया जाएगा। और दोनों केसेस में ठंडी हवाएं आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन मैं ठंडी हवाओं का जिक्र ये कर रहा था कि ठंडी हवाएं चलाने की कोशिश करते हैं शहबाज शरीफ साहब बहुत, लेकिन वो कहते हैं कि हम भी अपनी जगह पे कायम हैं। बैरिस्टर शहजाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, बड़े इंपॉर्टेंट बात की है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब अक्सर ठंडी हवाएं चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन PTI हुकूमत भी अपनी जगह पे अभी तक कायम है। मौसम यकीनन तब्दील हो रहा है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और ठंड अनकरीब आने वाली है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।